अब हम स्टडी करते हैं, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं थ्योरी एंड लॉ को। हमने एक रिसर्च की और उसमें फिर हमने अब आगे देखेंगे कि क्या कहाँ तक रिसर्च हमारी जाती है। ठीक है, तो जब हमारे पास एक हाइपोथेसिस आ जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने ये बात की थी कि जी 30% लोगों को जो आइसक्रीम खाते हैं सर्दी में बुखार हो जाता है। अब वो मेरी साबित भी करेक्ट हो गई, लेकिन साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि हम ना इसको रिजेक्ट करें। साइंटिस्ट क्रिटिकल होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ इस तरह है, इसको मज़ीद रिफ़ाइन करें, इसको मज़ीद सही करें। तो फिर साइंटिस्ट को बार बार टेस्ट करते हैं। जब बार बार टेस्ट करते हैं और वो फिर भी साबित सही हो जाती है मेरी बात, तो फिर उसको हम कहते हैं थ्योरी। मेरा हाइपोथेसिस जो मैंने स्टेटमेंट दी थी वो अब थ्योरी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, थ्योरी के अंदर हमारे पास बार बार एक्सटेंसिव एविडेंस होता है। ठीक है, और एविडेंस होता है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास जो है वो इसके रिलेटेड रिसर्चेज होती हैं, फिर जाके एक हाइपोथेसिस थ्योरी में बनता है। ठीक है, जैसे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की इसने एग्जांपल दी कि हमारे पास एविडेंस है, इसीलिए हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करते हैं। साइंटिस्ट बार बार थ्योरी को क्या करते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, वो किसी ना किसी तरह उसको डिसअप्रूव करना चाहते हैं। अगर साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद किसी भी थ्योरी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको फिर हम कहते हैं लॉ। क्या कहते हैं? लॉ बन जाता है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी बात कर रहा था मैं लॉ की। तो अगर साइंटिस्ट किसी भी थ्योरी को बार बार टेस्ट करे और वो कहे कि यार मैं इसको डिसअप्रूव करना चाहता हूँ, लेकिन वो उसको रिजेक्ट ना कर सके, कोई बात साइंटिस्ट ने की वो प्रूव हो गई, लेकिन दूसरे साइंसदान उसको बार बार रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी प्रूव होती जा रही है, तो फिर हम इसको कहते हैं लॉ। ठीक है, ये लॉ की अपनी डेफिनेशन जो याद कर लेनी है। इस दो एग्जांपल हैं, हार्डी वैन बर्गला और मेंडल लॉ। ये अगर आप 11वीं 12वीं में बायोलॉजी रखते हैं तो आप इन दो लॉज को पढ़ेंगे। अभी आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इन दो नाम लॉ के जो नेम है वो याद कर लें। पेपर में अगर वो आपसे पूछते हैं कि राइट एग्जाम्पल्स ऑफ एनी टू लॉज, किसी भी लॉ की एग्जाम्पल दे दें, तो आपने ये एग्जाम्पल दे देनी है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर उसने जो अब तक हमने डिस्कस किया वो उसने कम्प्लीटली यहाँ पर एक चार्ट की फॉर्म में पूछा, और ये फ्लो चार्ट पेपर में आ सकता है। वो आपसे पूछेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स का या 4 का, राइट अ फ्लो चार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो आपने ये फ्लो चार्ट बनाना है। पहले एक हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ढूंढा, क्या प्रॉब्लम थी, उसको फिर हमने देखा किस तरह थी, फिर हमने एक अपनी स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट के बाद हमने उसके ऊपर उसके एक मज़ीद स्टेटमेंट को डिस्कस किया, उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया, बार बार क्या स्टेटमेंट ट्रू है या करेक्ट है, रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट ठीक आ गया तो फिर हमने उसको रिपोर्ट कर दिया मेडिकल जर्नल में। वो बात बार बार टेस्ट की गई, बार बार टेस्ट करने के बावजूद भी दुरुस्त साबित हुई तो वो थ्योरी बन गई। लेकिन फिर भी साइंसदान उसको मज़ीद टेस्ट करेंगे, किसी ना किसी तरह रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये बात दुरुस्त ना हो, लेकिन वो फिर भी बात दुरुस्त है तो उसको लॉ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लॉ है कि ग्रेविटी का लॉ है। अब कोई भी चीज़ ज़मीन में ऊपर फेंके ना तो वो बॉल नीचे ज़मीन की तरफ आ जाएगी, तो ये एक लॉ बन गया है। अब जो मर्ज़ी साइंसदान कर लें, जब तक वो बॉल ऊपर फेंकेंगे हवा में, वो बॉल नीचे आएगी ही आएगी, अगर कोई इर्द गिर्द की मतलब कि डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो ये एक लॉ ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, इस तरह ये हार्डी वैन बर्ग लॉ और मेंडल लॉ ये आपने बायोलॉजी में एग्जांपल दे देनी है। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। अब वो ना आपको बेसिकली 9th क्लास में ही रिसर्च सिखाना चाह रहे हैं कि आपको रिसर्च साइंटिस्ट बनाना चाह रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये टॉपिक पहले उन्होंने एक प्रॉपर टॉपिक डिस्कस किया, अब वो एग्जांपल से टॉपिक को स्टडी करेंगे हम। ठीक है, आपको पता है मलेरिया पाकिस्तान में भी होता है, एक बीमारी है मलेरिया, कहते हैं मलेरिया हो गया, बुखार हो गया ना। मलेरिया ने बहुत सारे इंसानों को पहले मारा था, क्योंकि मलेरिया का पहले इलाज नहीं था ना, तो काफ़ी सारे इंसान मलेरिया से मर गए। मलेरिया बेसिकली मच्छर से फैलता है। तो अब डिस्कस करते हैं कि मलेरिया की काज क्या है। ऑब्जर्वेशन, क्या देखा गया। डॉक्टर्स 2000 साल तक इसको जानते थे, लेकिन 1800 सदी मतलब 1800 वाली सेंचुरी में, जिसको 19th सेंचुरी कहते हैं, 4 ऑब्जर्वेशन मलेरिया के बारे में सामने आई। क्या ऑब्जर्वेशन सामने आई जी? ये ऑब्जर्वेशन सामने आई कि मलेरिया का रिलेशन मार्शी एरियाज़ के साथ ज़्यादा है, जो मतलब कि गलत, मतलब कि जहाँ पर आप कह सकते हैं गोबर वगैरह जानवर वगैरह होते हैं, वहाँ पर उन एरियाज़ के साथ ज़्यादा मलेरिया का रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, मुझे मार्शी का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता, मुझे लगता है ये होगा, आप फिर भी गूगल कर लीजिएगा। क्विनिन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। ये भी साइंसदान ने देखा कि एक क्विनिन ड्रग का नाम है, दवाई का नाम है, अगर हम ये देते हैं तो मलेरिया ट्रीट हो जाता है। अगर हम वाटर ऑफ मार्शी एरियाज़, मतलब कि जो गंदे एरियाज़ हैं, मार्शी का मतलब कोई और होगा, गंदे एरियाज़ का पानी पी लेना तो हमें मलेरिया नहीं होता। और दूसरी बात, प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। जिस जो मलेरिया का पेशेंट था उसका हमने खून देखा ना, तो उसके अंदर एक चीज़ मौजूद थी जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। हमने 4 चीज़ें देखी, एक तो मलेरिया और मार्शी एरिया का कोई ना कोई रिलेशन है। क्विनिन एक अच्छी ड्रग है मलेरिया के लिए। अगर हम मार्शी एरियाज़ का पानी पीते हैं तो उससे मलेरिया नहीं होता। और चौथी बात कि
कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया के पेशेंट में देखा गया। 4 चीज़ें हमने अभी तक देख ली, ठीक है। अब जो है वो अब मज़ीद डिस्कस करते हैं। अपना साइंसदानों ने हमने जब 4 चीज़ें देखी, इसके बारे में अब आप स्टेटमेंट देने लगे हैं। स्टेटमेंट ये देंगे कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अभी हमने क्या देखा, हमें ये मलेरिया में देखा ना कि जब ब्लड के अंदर आपके प्लाज्मोडियम होगा जिस चीज़ को मलेरिया है। अब हमने एक स्टेटमेंट दे दी भाई जिस चीज़ को मलेरिया उसके ब्लड में ज़्यादा लाजमी तौर पर प्लाज्मोडियम होगा। इसको हमने कहा हाइपोथेसिस। अब क्या होगा, अब मज़ीद हम उसको रिज़ल्ट लॉजिकल रिज़ल्ट देंगे क्या कि वो दुरुस्त है या नहीं है, ठीक है। यानी कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो हर मलेरिया पेशेंट के अंदर उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये डिडक्शन दे दी। पहले हमने कहा प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है। अब दूसरी बात ये करेंगे, अगर प्लाज्मोडियम इसकी वजह है तो हर जो मलेरिया का पेशेंट है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए, अगर आपकी बात दुरुस्त है, इसकी वजह है। तो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से ये देखा गया कि 100 पेशेंट मलेरिया के देखे गए और 100 हेल्दी पेशेंट को देखा गया। 100 मलेरियल पेशेंट को देखा गया और 100 हेल्दी पेशेंट को देखा गया। जो 100 मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में तो प्लाज्मोडियम जो है वो एक मिनट, मतलब हाँ ये रिजल्ट आया कि जो मलेरियल पेशेंट है ना उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था, जबकि हेल्दी पेशेंट्स के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था। तो रिजल्ट प्रूव हो गया कि वाकई प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया की, ठीक है। ये आपने एक एग्जांपल डिस्कस कर ली। इसके बाद दूसरी एग्जांपल है हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड टू द मैन। एक और प्रॉब्लम आ गई कि ये प्लाज्मोडियम इंसान के जिस चीज़ को मलेरिया होता है उसके ब्लड के अंदर ये प्लाज्मोडियम पहुंच जाता है, तो किस तरह जो है वो इंसान के ब्लड के अंदर ये प्लाज्मोडियम जाता है। ये भी तो सोचने वाला बात है। आया वो इंसान प्लाज्मोडियम को खा तो नहीं सकता, उसको क्या पता प्लाज्मोडियम क्या है। हो सकता है किसी फूड से जाता हो सकता है किसी चीज़ से जाता हो। तो अब हम मज़ीद 2 बातों को डिस्कस करेंगे। मलेरिया इज एसोसिएटेड मार्शेस, एक तो मार्शेस के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन वाटर पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। तो ना पानी पीने से मलेरिया हो रहा है, लेकिन फिर भी मलेरिया ब्लड के अंदर जा रहा है, लेकिन पानी से नहीं जा रहा। तो फिर कैसे जा रहा है, सोचने वाली बात है वैसे। तो व्हेन बायोलॉजिस्ट कंसिडर दिस ऑब्जर्वेशन, जब बायोलॉजिस्ट ने ये देखा कि ये बात है, तो प्लाज्मोडियम वाटर के अंदर तो नहीं है, मार्श एरिया जो ख़राब एरिया उसके पानी के अंदर तो प्लाज्मोडियम नहीं है। तो AFA की एक साइंसदान है, इसने 1883 में 20 ऑब्जर्वेशन की। उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ये 3 ऑब्जर्वेशन थी कि जो लोग बाहर सोते हैं ना ज़्यादातर उनको मलेरिया का चांस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो अंदर सोते हैं। अगर हम मस्कीटो नेट यूज़ करें ना, मच्छरदानी यूज़ करें, तो फिर मलेरिया के चांस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर मच्छरदानी यूज़ ना करें तो मलेरिया हो जाता है। और जो धुएं के साथ सोते हैं ना उनको तो मलेरिया होता ही नहीं है, क्योंकि धुएं से मच्छर मर जाता है इसलिए। तो साइंसदानों ने ये चीज़ें जब देखी तो साइंसदानों ने सोचा वाकई हमें लगता है कि मच्छर ही काज होगी। प्लाज्मोडियम मस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कि जो मच्छर हैं वही प्लाज्मोडियम को अपने जिस्म के अंदर डालते हैं और फिर वहाँ से दूसरे इंसानों को मुंतकिल कर देते हैं। तो उन्होंने ये साइंसदानों ने ये हाइपोथेसिस दिया। फिर दोबारा डिडक्शन आएगी कि अगर तो मलेरिया के काज मच्छर हैं तो फिर प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर भी होना चाहिए, इंसानों के अंदर जो था तो मच्छर के अंदर भी होना चाहिए। तो वाकई ये बात फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये डिडक्शन आ गई। अगर तो मलेरिया मच्छर से फैलता है और तो उसके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो फिर 1880 में रोनाल्ड रोच ने मजीद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ठीक है। उसने क्या किया, एक एनोफ्लीज मक्खी थी, उसको ना उसने मलेरियल पेशेंट को काटने दिया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने बाद ना प्लाज्मोडियम जो है उसके मैदे के अंदर मल्टीप्लाई हो गया उस पेशेंट के अंदर। उसके बाद उसने ना जो जिस मच्छर ने एक पेशेंट को काटा जिसको मलेरिया था, प्लाज्मोडियम मच्छर के मैदे में चला गया। अब उसने उसी मच्छर को एक हेल्दी बंदे के सामने के ऊपर डाल दिया और मच्छर ने उस हेल्दी बंदे को काट लिया, ठीक है। तो हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाना चाहिए जैसे अभी हमने बात की थी, लेकिन हेल्दी बंदे को मलेरिया सॉरी एक मैं आपको बात बताना भूल गया, हेल्दी बंदे को मलेरिया हो गया, ठीक है, मलेरिया हो गया। आपको बात बताने लगे, उसने बंदे को यूज़ नहीं किया, उसने ना कोई और जानवर को यूज़ किया था। उसने कहा ये ना हो इंसान को मलेरिया हो जाए, जिसको मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसको वो मर जाए, तो फिर मेरे ऊपर बात आ जाए कि यार इसने ना मच्छर से कटवाया और इसको मरवा दिया। तो इसलिए उसने जो है ना वो एक्सपेरिमेंट अगेन किया, उसने जो चिड़िया को इस्तेमाल किया, ठीक है। उसने फीमेल कूलेक्स मस्कीटो को कहा कि जिस चिड़िया को है ना मलेरिया उसको काट लो। उसके बाद उसने एक और जानवर को से कटवाया और उसने देखा कि और फिर उसने देखा कि
ही फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल्स ऑफ मस्कीटो स्टमक एंड उसने ये देखा कि जो प्लाज्मोडियम वो मैदे में गया मच्छर के, और उसके बाद वो उसके सलाइवरी उसके मुंह में आ गया प्लाज्मोडियम, और जब उसने हेल्दी स्पैरो को काटा तो हेल्दी स्पैरो को मलेरिया हो गया। यानी कि एक हेल्दी पेशेंट से मच्छर को कटवाया तो मच्छर के पेट में, सॉरी, एक मलेरिया के पेशेंट से मच्छर को कटवाया, मच्छर के पेट में प्लाज्मोडियम चला गया, वो पेट से उसके मुंह में आ गया। जब उसने किसी और चिड़िया को कटवाया तो चिड़िया को मलेरिया हो गया और चिड़िया पेट में भी मर गई हो, इसलिए उसने इंसान को जो नहीं किया। ये ना हो इंसान को भी कटवाया दूसरा इंसान मर जाए। तो इस वजह से जो है ये हमने एक साइंटिफिक रिसर्च की कंप्लीट, ठीक है, A to Z रिसर्च की। तो अब हम डिस्कस करेंगे मज़ीद चीज़ें, वो हैं जी ये रिज़ल्ट हमारा ये आ गया था कि मलेरिया ही काज है। देखें ये नया मच्छर है, डेंगू फीवर वाला, ख़तरनाक है। अब एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग, अब ये देखें स्पैरो को मलेरिया हुआ, हेल्दी स्पैरो, इससे कूलेक्स ने क्या, एक मिनट, हाँ, एक स्पैरो जिसको मलेरिया है उसको मच्छर ने काट लिया, मच्छर के पेट में स्टमक में मलेरिया का प्लाज्मोडियम चला गया, प्लाज्मोडियम ज़्यादा हो गए, वो उसके मुंह में आ गए मच्छर के, फिर मच्छर ने एक हेल्दी चिड़िया को काट लिया, चिड़िया को फिर मलेरिया हो गया। इस तरह एक जब इंसान को जिसको मलेरिया होता है उसको एक मच्छर काटता है तो इंसान के ब्लड से वो जो प्लाज्मोडियम होता है वो मच्छर के ब्लड में चला जाता है, मच्छर के मैदे में, मच्छर के मैदे से मच्छर के मुंह में आ जाता है, और मच्छर जो है दूसरे हेल्दी इंसान को जब काटता है तो हेल्दी इंसान को भी मलेरिया हो जाता है। ठीक है। हमारा चैप्टर 1 तो काफ़ी लेंथी चैप्टर था और मुझे तो काफ़ी बोरिंग चैप्टर लगा, अच्छा नहीं था, बस वो ब्रांचेज अच्छी थी थोड़ी सी जो आसान थी, बाकी ये इतना मुझे सही नहीं लगा। लेकिन आप लोग इस चैप्टर को ज़रूर रीड करना है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपको ये मज़े का तब लगेगा जब आप साइंटिफिक रिसर्च फील्ड में आएंगे। तो अभी तो खैर इतनी आपको रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, बाद में आपको रिसर्च करनी चाहिए। जिस चीज़ को आपको रिसर्च में अगर अभी भी मज़ा आता है तो आप रिसर्च कर लें, ठीक है। इसके कुछ SCQs हैं, MCQs हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं, साथ चलते जाते हैं। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकस इन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, जी सेल की स्टडी को क्या कहते हैं आप बताएं। माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी, हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी। मैंने आपको बताया था माइक्रो का मतलब छोटा, छोटे ऑर्गेनिज्म की स्टडी को माइक्रो। इकोलॉजी में E आ रहा है, E से इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट की स्टडी और उसके रिलेशन को। हिस्टोलॉजी में मैंने आपको बताया था अगर दिल को हम माइक्रोस्कोप में देखें तो फिर, अगर दिल को हम बाहर से देखें तो एनाटमी, दिल के फंक्शन को देखें किस तरह काम करता है तो फिजियोलॉजी, दिल को अंदर से यानी कि उसके माइक्रोस्कोप से देखो हिस्टोलॉजी, और सेल्स की स्टडी को C से सेल, C से साइटोलॉजी, तो इसका आंसर साइटोलॉजी है। हेरिडिटरी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंसान के अंदर वालिदैन से किस तरह खसूसियात मुंतकिल होती हैं, किस में है, इकोलॉजी में है, नो। एनाटमी में अभी मैंने आपको बताया नो। एम्ब्रियोलॉजी में नो। जेनेटिक्स जो है वो, एम्ब्रियोलॉजी तो डेवलपमेंट की स्टडी होती है ना, तो इसका आंसर जेनेटिक्स है। इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ, मैंने आपको बताया था बायोटेक्नोलॉजी। हिस्टोलॉजी में मैंने बताया टिश्यू की स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में बायो और केमिस्ट्री की। पैरासाइटोलॉजी, ये आपको मेंशन तो नहीं किया गया, पैरासाइट्स की स्टडी, जैसे कि पेट में कीड़े होते हैं उनको पैरासाइट कहते हैं, उसकी स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास और कुछ चीज़ें, एक मिनट इसको मैं रेज कर लूँ और बस। अच्छा, तो इसके बाद है कि हार्ट पम्प्स ब्लड, स्टमक डाइजेस्ट फूड एंड किडनीज एक्सक्रीट वेस्ट। अब देखो दिल है वो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, स्टमक जो है आपका वो खुराक को डाइजेस्ट करता है, किडनी आपका वेस्ट को एक्सक्रीट करती हैं, निकालती हैं। तो ये क्या है, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ये हम कोई चीज़ काम स्टडी कर रहे हैं, हम इस काम को क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। तो ये सारा कुछ फिजियोलॉजी में स्टडी किया जाता है। एनाटमी में तो हम ये स्टडी करेंगे दिल किस तरह क्या होता है, स्टमक किस तरह होता है, किडनी किस तरह होती है। हिस्टोलॉजी में किडनी माइक्रोस्कोप में किस तरह नज़र आती है। मॉर्फोलॉजी में किसकी शेप क्या होती है। लेकिन हमने अब काम स्टडी किया तो वो फिजियोलॉजी है। स्टडी एंड क्लासिफिकेशन, ये ऑर्गेनिज्म, अभी आप टैक्सोनॉमी कहते हैं, अभी आप अगला चैप्टर पूरा यही पढ़ेंगे तो फिर ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। हाइपोथेसिस के लिए कौन सा स्टेप हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के दरमियान आता है, आई थिंक डिडक्शन आता है, तो अपनी डिडक्शन को टिक कर लेना है, ये आपको स्टेप्स याद करने हैं तरतीब से, ठीक है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है। It relies on evidence, it involves on formulating hypothesis, hypothesis will always be correct, it requires rigorous testing, टेस्टिंग चाहिए होती है कि हम जब रिसर्च करते हैं उसमें टेस्टिंग करते हैं नहीं करते, करते हैं। हमें सबूत की बेस पे बात करते हैं नहीं करते, सबूत की बेस पे बात करते हैं। फजूल में तो ऐसी हवा में बात नहीं करते, हम सबूत इकट्ठे करते हैं। इसमें हाइपोथेसिस बनाते हैं जी, बनाते हैं। हाइपोथेसिस हमेशा दुरुस्त होगा, नो। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो रिज़ल्ट हमारा ख़राब भी आ सकता है, तो लाजमी। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप साइंटिफिक मेथड, क्या करेक्ट सीक्वेंस है, पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं जी, हाइपोथेसिस करते हैं जी, डिडक्शन ओके, एक्सपेरिमेंट ठीक है। तो लॉ हमेशा एंड पे आएगा, आपने अगर MCQ आ जाए ना तो आपने हमेशा लॉ को एंड पे रखना है, अगर इस तरह को MCQ आ जाए। बहरहाल इसका आंसर ए है। इसके बाद है वाई व्हेन पीपल स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर हैड लेस चांस टू सफ़र फ्रॉम मलेरिया, वाई, बिकॉज स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम इन द ब्लड, नो। आई थिंक
फायर इंक्रीज टेम्परेचर एंड प्लाज्मोडियम आर किल्ड इन एयर, ये हो सकता है ना। मस्कीटोज के नॉट टॉलरेट, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है कि धुएं से मच्छर मार जाते हैं, इसी वजह से हमें मलेरिया नहीं होता। एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज अ रिसर्चर ऑलवेज गेट्स करेक्ट रिजल्ट, नहीं रिसर्चर गलत भी तो हो सकता है। डिसअप्रूव्स मैनी हाइपोथेसिस एंड गेट्स सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड, आई थिंक ये ऑप्शन करेक्ट है। काफ़ी सारे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट भी कर सकता है और नया हाइपोथेसिस भी बना सकता है। उसको यकीन है कि हाँ उसका हाइपोथेसिस प्रूव होगा, नो आई डोंट थिंक सो, हो सकता है गलत भी हो जाए। गेट अ चांस टू वर्क इन लेबॉरेटरी, नो आई थिंक बीटा ऑप्शन इसका ज़्यादा करेक्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनकी ब्रांचेस देख लेनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले भी आप याद कर लेनी है और इनकी डेफिनेशन जो है वो आपने मार्क कर ली है, बाकी इतना कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। और बाकी अब नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह।